एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 और विषय बात करें भूगोल की, ज्योग्राफी की। अध्याय चल रहा है हमारा चौथा और अध्याय का नाम है जलवायु। तो जलवायु से संबंधित हमने कल पढ़ा था ग्रीष्मकालीन शीतकालीन जलवायु के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून की प्रकृति कैसी है। भारतीय मानसून की प्रकृति। तो मानसून एक सुपरिचित जलवायुवीय घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे प्रक्षेपणों के प्रशेषणों के यानी देखने के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। मानसून की सही सही प्रकृति और उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु अब तक कोई भी सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार हैं। मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना, वर्षा आने वाले यंत्र उदाहरणतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मानसूनी वर्षा की आवृत्ति और वितरण के बीच संबंध और मानसून में विच्छेद। अल नीनो और भारतीय मानसून। अल नीनो एक जटिल मानसून तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्णी समुद्रीय धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम में प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखा उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा अपनी एटलस में धाराओं की स्थिति ज्ञात करने पर प्रस्तापित होती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्न परिणाम होते हैं: भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, पलवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। क्रिसमस डे बनाया जाता है ना 25 दिसंबर को। पेरू यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर महीने गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। एक होता है ला नीनो, एक होता है अल नीनो। लार अल। सन 1990-91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। ये देखिए इस तरह की धाराएं जाती है। 1 जून को यहाँ आती है, 5 जून को इधर चली जाती है, 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई, और ये राजस्थान में देखो 15 जुलाई के आसपास आता है। ठीक है, ये इस तरह की धाराएं हैं। देखो 1 जून को यहाँ चली जाती है, 25 मई को यहाँ सबसे पहले अंडमान निकोबार में आती है। ठीक है। मानसून का आरंभ 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदित तापमान ही मानसूनी पवनों के महाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है, निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं में अंत उष्णकटिबंधीय परिसंचरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को दक्षिणी पूर्वी सन्मार्ग पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो आपको पता है अभी स्कूल लग जाएगा हमारे 21 जून से। तो 21 जून से जब स्कूल लग जाएगा तो हम फिर क्लासों में पूरी चर्चा करेंगे कैसे कौन सी नदियाँ होती है, किस प्रकार क्या होती है। पीछे पढ़े थे जलवायु क्या होती है। ठीक है, तो बोर्ड पे अब आराम से पढ़ेंगे 21 नंबर से आपके विद्यालय और आपको विद्यालय में आना है। और आपको एक जो फॉर्म दिया है ना, वह ग्रुपों में अंदर आपको एक फॉर्म डाला गया है, तो उस फॉर्म को अपने पिता से यानी अपने माता पिता से अनुमति पत्र है ये भरवाना है और स्कूल में जमा कराना है। ये पवने भूमध्य सागर को 40 डिग्री पूर्वी और 60 डिग्री पूर्वी दिशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। अंत उष्णकटिबंधीय परिसंचरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तर मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है। क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकना ही दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है।
इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रसोप्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानसून का भारत में प्रवेश। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच यह आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। वर्षावाही तंत्र और मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है। दूसरा भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है जो भारत के पश्चिम तट पर वर्षा करती है। पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाले अधिकतर वर्षा पर्वतीय है क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिम तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारकों से संबंधित है: समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं और अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जट प्रवाह की स्थिति। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबार हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिम तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर, उत्तरी पूर्वी मैदान और प्रायद्वीपीय के उत्तर भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मानसून में विच्छेद। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो उसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिम तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती है। तो ये देखिए, इस तरह की पवनें हैं, ये धाराएं ऐसे जगह जगह बदल बदल कर क्षेत्र विशेष के अनुसार देखो ये देखो, ये 20 सेंटीमीटर आ गई, जैसे ये 15 सेंटीमीटर आ गई, ये 10 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह की बारिश अलग अलग पवनों के आधार पर ही होती है। जलवायु देखो यहाँ पे ये जगह कहीं छोड़ जाती है जैसे ये। फिर देखो, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के विभिन्न निम्न स्तर पर तापमान की विलंबता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून का निर्वर्तन। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ से समस्त भारत से निर्वरित हो जाता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। ठीक है, वापस लौटती। अब जैसे सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अब वापस आएगी जो पवनें जो ऊपर चली गई है ना। अब आप सुन लेना, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इधर बारिश हो रही है खूब, वापस आएगी ना पवनें, तो वापस पवनें आएगी तो देखना हमारे राजस्थान के कुछ भागों में, तमिलनाडु में यहाँ खूब बारिश करेगी। ऋतुओं की लय देखो कैसे होती है। भारत की जलवायुवीय दशाओं को उसकी वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून के निर्वर्तन की ऋतु। देखो, शीत ऋतु जो सर्दियों में होगी, ग्रीष्म ऋतु जो गर्मियों में होगी यानी मार्च अप्रैल के आसपास, दक्षिण पश्चिम मानसून जो अभी मानसून चल रहा है वो, और निवृत्तन ये वापस आएगा ना, अब वापस आना शुरू हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, वो निवृत्तन होता है। अब देखो एक एक की बात हम करते हैं। शीत ऋतु। तापमान आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से प्रारंभ होती है ना। अपने कहते हैं ना दीपावली के बाद खूब ठंडी हो जाती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री चला जाता है। जनवरी में कितनी ठंड होती है ना, हमारे इतने हाथ ठरने लग जाते हैं, इतने कपड़े पहनते हैं, फिर भी इतनी शीतलहर चलती है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य 3 कारण हैं। कौन कौन से देखो भाई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण जलवायु का अनुभव करते हैं। महाद्वीपीय जलवायु यानी समुद्र से हम बहुत दूर है तो महाद्वीपीय जलवायु का हम क्या करते हैं, अनुभव।
निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति हो जाती है। अब हमारे ऊपर क्या है, हिमालय है उत्तर में, हिमालय है उत्तर में, तो किसकी स्थिति हो जाती है, शीतलहर की। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाला और कोहरा पड़ता है। मानसून को समझना। मानसून का स्वभाव और रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों और ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया की ताहिती तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों के आधार पर मौसम के संभावित व्यवहार के बारे में काफ़ी समय का पूर्वानुमान लगाता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव और भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता होगा। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जून में यह 29.5 सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायुदाब और पवनें। दिसंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषताएं उत्तरी भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब विकसित होना, दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होना। 1019 मिलीबार और 1013 मिलीबार की समरेखाएं उत्तर पश्चिम भारत और सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। ये देखो रेखाएं हैं, अलग अलग रेखाओं में बांटा गया है। देखो ये रेखाएं हैं ना सारी। राजस्थान में देखो 1000, 18 और 19 सर, ये देखो ये फिर जुलाई का तापमान है। ये पवने हैं जनवरी की स्थायी और दबाव, और ये तापमान जुलाई का। देखो समताप रेखाएं है इस तरह की, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फिर देखो परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ कर देती है। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भूआकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भूआकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तरी पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यहाँ सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवात अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में भूमिका निभाते हैं। वर्षा देखो, शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों और दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश और असम में भी 25 सेंटीमीटर से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा करती है। यानी झंझावती का मतलब होता है तेज बिजली चमकना, बादल गरजना और फिर बारिश
करना। तो ये होगी शीत ऋतु की। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम ग्रीष्म ऋतु की तापमान की वर्षा।